सावधान सावधान सावधान, रियल एस्टेट में डील करने वाले सावधान, बिल्डर्स सावधान, प्रमोटर्स सावधान, इन्वेस्टर सावधान। आने वाले समय में रियल एस्टेट मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है। ये क्रैश कब आने वाला है, प्रॉपर्टी के दाम कहां से कहां तक गिर सकते हैं, इसमें हमें क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए और हम ऐसा क्या करें ताकि ये आने वाले समय का जो क्रैश है उससे हम बच सके और वो क्रैश का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सके, उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट हम ले सके। आज के वीडियो में इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, जय जिनेंद्र। मैं डॉक्टर सुरेश शाह, गोल्ड मेडलिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजिस्ट। आज के वीडियो का पर्पस जो है वो है आपके साथ में एस्ट्रोलॉजिकल कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करना। मैंने एस्ट्रोलॉजी का कुछ कॉम्बिनेशन स्टडी किया है और उसके ऊपर कुछ रिसर्च किया है, जिसके बेसिस के ऊपर मैं ये नतीजे के ऊपर पहुंचा हूं कि आने वाले समय में रियल एस्टेट मार्केट बहुत बड़े लेवल पे क्रैश हो सकता है। ये किसी भी प्रकार का बाइंग या सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। इस वीडियो में कही गई किसी भी बात से अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हैं और उसमें यदि आपका कोई नुकसान होता है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप ही रहेंगे। उसके लिए मैं या मेरी चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे। ये वीडियो का पर्पस आपको डराना बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो का पर्पस मेरे एस्ट्रोलॉजी रिसर्च को आपके साथ में शेयर करना है ताकि आने वाले समय में नुकसान कम से कम हो आपका और आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा सको और लाइफ में बहुत आगे बढ़ सको। रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर क्या होता है, मैक्सिमम जो डेवलपर्स है या मैक्सिमम बिल्डर्स जो है, वो डेवलपर्स या बिल्डर्स जो है अपने प्रोजेक्ट को कैसे रन करते हैं, कैसे फाइनेंस करते हैं, उसके ऊपर मैंने एक स्टडी किया है। उसके अंदर मैंने ये पाया कि मैक्सिमम बिल्डर्स, मैक्सिमम डेवलपर्स यानी यहाँ पर हम किसको कहेंगे, जो रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट लेते हैं उनको कहेंगे बिल्डर्स। मतलब जो नए प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन करते हैं, ओपन लैंड लेकर नए प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो बिल्डर्स की कैटेगरी में आएंगे। तो बिल्डर्स या डेवलपर्स या प्रमोटर्स जो भी है वो क्या करते हैं, 20% अपनी खुद की मूडी, अपनी खुद की कैपिटल कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर लगाते हैं, यानी कि इन्वेस्ट करते हैं। बाकी का जो 80% है उसमें से लगभग 30% जो है वो कोई भी बिल्डर या प्रमोटर या डेवलपर कह लो, वो बैंकिंग के थ्रू या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के थ्रू फंडिंग लेते हैं, यानी ब्याज पे पैसा लेते हैं और उस पैसे को अपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं। और बाकी का जो 40 to 50% का अमाउंट है वो क्या करते हैं, वो अपने कस्टमर के पास से लेते हैं, यानी जिन्होंने फ्लैट प्रॉपर्टी बुक करवाई है अपने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में, उनके पास से लेते हैं। जैसे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होते जाएगा वैसे वैसे एक परसेंटेज फिक्स किया होता है, वो पेमेंट का फिक्स परसेंटेज का पेमेंट कस्टमर से वो लेते हैं और उस पैसे को अपने प्रोजेक्ट में लगाते हैं। यानी इन शॉर्ट में अगर आपको कहूं तो कोई भी प्रोजेक्ट का सिर्फ 20% ही वो बिल्डर या डेवलपर अपनी जेब से लगाता है, अपना खुद का फाइनेंस करता है। जो प्रोजेक्ट में सिर्फ 20% इन्वेस्टमेंट या 20% का कैपिटल मूडी बिल्डर का या प्रमोटर का खुद का हो और 80% उसने बाहर से लिया हो, और ऐसे में अगर स्टॉक मार्केट क्रैश होता है, रियल एस्टेट क्रैश होता है, तो सोचिए क्या हालत होगी वो बिल्डर्स की, डेवलपर्स की, प्रमोटर्स की, जिसने रियल एस्टेट फील्ड में, सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया है, उन लोगों की क्या हालत होगी, वही आज के वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। एक वीडियो जो मैंने मेरे YouTube चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, जिसका टाइटल है शनि की ये गुप्त चाल। जिसने समझ ली वो होगा मालामाल, जिसने नहीं समझी उसका होगा बुरा हाल या फिर वो होगा कंगाल। ये वीडियो में आप थंबनेल में अगर देखेंगे तो मैंने 5 टॉपिक मेंशन किए हैं, शेयर मार्केट, गोल्ड, सिल्वर, रिसेशन एंड अर्थक्वेक। आज मेरे लिए खुशी की बात भी है, दुख की बात भी है। खुशी की बात यह है कि ये वीडियो में मैंने अर्थक्वेक के ऊपर जो प्रेडिक्शन किया था, शनि की चाल को देखते हुए, शनि जो राशि में गोचर कर रहे हैं उसको देखते हुए, और ऐसा जब पास्ट में हुआ था, हिस्टोरिकल लगभग 125 साल का डेटा स्टडी करते हुए जो प्रेडिक्शन किया था अर्थक्वेक के ऊपर, वो प्रेडिक्शन सही हुआ। कब होगा वो प्रेडिक्ट किया था, कौन सी कंट्री में होगा वो प्रेडिक्ट नहीं किया था, क्योंकि उसके लिए हर एक कंट्री का चार्ट देखना पड़ता है, बहुत टाइम लग जाता है, उतना टाइम मिलता नहीं है, उतना डिटेल में स्टडी करने का अवसर भी प्राप्त होता नहीं है, क्योंकि आपकी कृपा से, भगवान की कृपा से काम भी उतना ही चालू रहता है। बट अर्थक्वेक आ सकता है ये प्रेडिक्ट किया था, और रिसेंटली अभी वेनेजुएला में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया। तो खुशी की बात यह है कि प्रेडिक्शन सच हुआ, लेकिन साथ में दुख की बात यह भी है कि कई लोगों की जानें चली गई और करोड़ों करोड़ों रुपए का, लाखों करोड़ों का नुकसान भी हुआ। तो ये बहुत दुख की बात है। जिन्होंने भी अपने फैमिली मेंबर्स को या अपने घर परिवार को
ये अर्थक्वेक में खोया है उन सभी के लिए हमारी हमदर्दी है, मेरी हमदर्दी है, और उन सभी के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनको बहुत जल्द इस गम से बाहर निकाले और जो अभी उनके ऊपर गम और जो दुख आ पड़ा है उसको सहन करने की उनको शक्ति दे। रियल एस्टेट सेक्टर में क्रैश कैसे आ सकता है, कब आ सकता है, उसको समझने के लिए हमें 5 प्लैनेट की हेल्प लेनी होगी। किसी एक प्लैनेट से हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि रियल एस्टेट सेक्टर में क्रैश आ जाएगा या फिर कब आएगा। वो 5 प्लैनेट कौन से हैं? वो 5 प्लैनेट है मंगल, शनि, जुपिटर यानी कि गुरु, राहु एंड केतु। अब क्यों ये 5 प्लैनेट, उसके ऊपर मैं बात करता हूं। मंगल जो है, मंगल रियल एस्टेट का कारक है। मंगल को ओपन लैंड के साथ में जोड़ा जाता है और मंगल जो है वो सॉइल को रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न जो है वो कारक है कंस्ट्रक्शन का, स्ट्रक्चर्स का, बिल्डिंग का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, फिजिकल लेबर का एंड लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट का। उसी के साथ साथ में शनि जो है वो कारक है शॉर्टेज का, ब्लॉकेज का, हर्डल, ऑब्स्टेकल एंड पेन का। राहु जो है वो कारक है इल्यूजन का एंड आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन का। केतु जो है वो कारक है श्रिंकेज का, कट का, डिटैचमेंट का एंड ब्रेक का। जुपिटर जो है वो कारक है बैंकिंग का, फाइनेंस का, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, लिक्विडिटी का, लैंडिंग का, मॉर्गेज सिस्टम का एंड कैपिटल फ्लो का। ये 5 प्लैनेट के कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन बनते हैं जिससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले समय में रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत बड़ा क्रैश आ सकता है। अब मैं आपको कुछ लॉजिक एक्सप्लेन करता हूं जिससे हम ये इंडिकेशन ले सकते हैं, इंडिकेशन समझ सकते हैं कि आने वाले समय में रियल एस्टेट मार्केट में क्यों क्रैश हो सकता है। सबसे पहला हम इंडिकेशन लेंगे सैटर्न से। आने वाले समय में सैटर्न जो है वो डेबिलिटेटेड होंगे यानी कि वो नीच के होंगे। जब कोई भी प्लैनेट नीच का होता है तो वो कंफर्टेबल फील नहीं करता है, कंफर्टेबल महसूस नहीं करता है। इसकी वजह से क्या होता है, उससे जुड़े हुए जो कोई भी सेक्टर है, उससे जुड़े हुए जो कोई भी कारक तत्व है, वो सारी चीजों में भी कंफर्टेबल फील नहीं होता है, वो सारी चीजें डिस्टर्ब होती है। इसको मैं इस तरीके से आपको समझा सकता हूं, जैसे कोई व्यक्ति अपने शत्रु के घर में चला जाएगा तो वो व्यक्ति कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। अब वो व्यक्ति कंफर्टेबल नहीं फील करेगा, वो व्यक्ति परेशान होगा, तो वो व्यक्ति अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, तो अल्टीमेटली उसका बिजनेस सफर होगा, उसकी इनकम सफर होगी। इनकम सफर होगी तो साथ में जुड़े हुए फैमिली मेंबर्स सफर होंगे। इसी तरीके से सेम चीज है सैटर्न की या कोई भी प्लैनेट की। अब जैसे मैंने आपको ऑलरेडी समझाया, सैटर्न जो है वो है कारक है प्रॉपर्टी का, कंस्ट्रक्शन का, लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट का। जब सैटर्न डिस्टर्ब होंगे तो उसके जुड़े हुए कारक तत्व यानी प्रॉपर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट, कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीजें डिस्टर्ब होगी। उसी तरीके से सैटर्न एंड मार्स, शनि एंड मंगल अपने आप में बहुत कट्टर शत्रु है। मंगल शनि को परेशान करता है, शनि मंगल को परेशान करता है। अब ये दोनों को परेशान करने का मतलब क्या, रियल में कोई परेशान नहीं करता है। इससे हम इंडिकेशन क्या ले सकते हैं कि शनि जो है वो मंगल को परेशान करने से मंगल के जो जो कारक तत्व है, मंगल का जहां जहां राज चलता है वो सारी चीजें डिस्टर्ब होगी, वो सारे सेक्टर डिस्टर्ब होंगे। और मंगल शनि को डिस्टर्ब करता है, यानी ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया कि जो जो शनि से जुड़ी हुई चीजें है वो भी डिस्टर्ब होगी। मंगल के पास क्या है, लैंड है, सॉइल है। शनि के पास क्या है, कंस्ट्रक्शन है और रियल एस्टेट है, लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट वो शनि के पास है। तो शनि मंगल को डिस्टर्ब करेंगे, मंगल शनि को डिस्टर्ब करेंगे। तो हमें ये जब टाइम पीरियड आएगा तो समझ में आ सकता है कि रियल एस्टेट में बहुत बड़ा क्रैश आ सकता है, रियल एस्टेट सेक्टर बुरी तरीके से सफर हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, जुपिटर जो है वो बैंकिंग, फाइनेंस और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सारी चीजों का कारक है। अब जब जब जुपिटर डिस्टर्ब होगा, जब जब जुपिटर डिस्टर्ब होगा, इसका मतलब जुपिटर या तो नीच का हो सकता है, जुपिटर केतु के नक्षत्र से जा सकता है, जुपिटर के सामने शनि आ सकता है, जुपिटर के साथ में शनि आ सकता है, राहु केतु जुपिटर को डिस्टर्ब कर सकते हैं। ये सारे कॉम्बिनेशन में से कोई भी कॉम्बिनेशन जब बनता है वो टाइम पे जुपिटर डिस्टर्ब होता है। और जुपिटर के डिस्टर्ब होने से उससे जुड़े हुए कारक तत्व यानी कि बैंकिंग, फाइनेंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लिक्विडिटी, कैश, ये सारी चीजें डिस्टर्ब होगी। और रियल एस्टेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत हैवीली डिपेंड करता है बैंकिंग के ऊपर, लिक्विडिटी के ऊपर, कैश के ऊपर एंड कैश फ्लो के ऊपर। अगर जुपिटर डिस्टर्ब होते हैं तो उसकी वजह से ये सारी चीजें डिस्टर्ब होगी, जिसकी इफेक्ट रियल एस्टेट के ऊपर बहुत बुरी तरीके से होगी। और साथ ही साथ में बात करते हैं राहु की। राहु है वो इल्यूजन है।
जब राहु कुंडली के कोई पर्टिकुलर घर से निकलता है, खास करके चौथे घर से जब वो निकलता है, चौथा घर होता है प्रॉपर्टी का, लैंड का। जब राहु किसी देश की कुंडली में चौथे घर से निकलता है तो उस देश के अंदर वहां की जो प्रॉपर्टी होती है, जो लैंड होती है, उसके रेट में आर्टिफिशियल बूम आ जाता है, उसके रेट आर्टिफिशियली बढ़ जाते हैं। एक्चुअली वो रेट उतना होता नहीं है, लेकिन इल्यूजन के कारण, फोमो फैक्टर, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो फैक्टर के कारण राहु ऐसी चीजें क्रिएट करते हैं जहां पे वो प्रॉपर्टी के दाम अनएक्सपेक्टेडली बढ़ जाते हैं। अब होता क्या है, राहु जो है जब 4th हाउस से गुजरते हैं, प्रॉपर्टी के दाम बढ़ा देते हैं, अनएक्सपेक्टेडली बढ़ा देते हैं, बहुत मल्टीपल लेवल पे बढ़ा देते हैं। लेकिन वहीं पर जब केतु गोचर करते हैं या शनि गोचर करते हैं तो क्या होता है, शनि या केतु के गोचर करने से जो इन्फ्लेटेड रेट है, एक्स्ट्रा इन्फ्लेशन हो गया है, कैपेसिटी से ज्यादा, या रियल जो उसका रेट है उससे अनेक गुना ज्यादा भाव बढ़ गया है, उसके ऊपर चेक लगाते हैं, यानी कि वो भाव के अंदर, वो रेट के अंदर करेक्शन आता है और वहां पर प्रॉपर्टी के भाव डाउन होते हैं। ऐसा क्यों होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, शनि जो है वो श्रिंकेज का कारक है, ब्लॉकेज का कारक है। शनि कोई भी चीज को रिड्यूस करता है, अपनी नॉर्मल पोजीशन पे लेकर आता है। केतु डिटैच करता है, या फिर केतु जो है वो क्रंच क्रिएट करता है। राहु बढ़ाता है, केतु कम करता है। तो ये लॉजिक है उसका। चौथे घर से ये दोनों प्लैनेट के गोचर से रियल एस्टेट के दाम कम हो सकते हैं, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, लैंड के भाव में भारी गिरावट आ सकती है। अब इतना सुनने के बाद में सवाल ये आता है कि ये सारी चीजें कब होने वाली है, कैसे होने वाली है, उसका इंडिया के अंदर प्रॉपर्टी के ऊपर क्या इफेक्ट होने वाला है। तो चलिए अब उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन उसके पहले मेरे 4 वीडियोस जो मैंने ऑलरेडी मेरी YouTube चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। सबसे पहला है निफ्टी में भारी गिरावट कब, दूसरा सावधान जल्द आ रहा है 30% क्रैश इन निफ्टी, तीसरा शनि गुरु की जुगलबंदी, निफ्टी में आएगी महामंदी, एंड चौथा सावधान, निफ्टी में आ रहा है 2008 से भी बड़ा क्रैश। अगर ये 4 वीडियोस अभी तक आपने नहीं देखे हैं, या 4 में से कोई भी एक देखा है, बाकी के नहीं देखे, 2 देखा बाकी के नहीं देखे, तो खास मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये चारों 4 वीडियोस डेफिनेटली देख लीजिए। आने वाले समय में स्टॉक मार्केट की, शेयर मार्केट की क्या हालत होने वाली है, कहां से कहां वो आने वाला है, क्यों आने वाला है, कैसे आने वाला है, वो मंदी कितने समय तक चलने वाली है, सारी चीजों को मैंने ये डिटेल में एक्सप्लेन किया है ये 4 वीडियोस के थ्रू। अगर आप ये वीडियोस देखते हो तो आने वाले समय में आपके लाखों करोड़ों का नुकसान बच सकता है, और अगर आप 4 में से कोई भी वीडियो मिस कर देते हो तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा नुकसान आपको हो सकता है, जिससे अगर आपको बचना है तो खास ये 4 वीडियोस आप अवश्य देख लीजिए और आपके सर्कल में भी लोगों को रेकमेंड कीजिए ताकि उनका भी नुकसान ना हो। अभी आपके सामने मैंने जो कुंडली रखी है वो है हमारे भारत देश की कुंडली, इंडिया की कुंडली। इंडिया की कुंडली में अगर आप सेंटर में देखोगे तो एएस लिखा हुआ है, एएस यानी असेंडेंट यानी लग्न, और यहाँ वहां पर लिखा है नंबर 2 यानी ऋषभ लग्न, यानी इंडिया की जो कुंडली है वो ऋषभ लग्न की कुंडली है। लगन में राहु प्लैनेट वहां पर प्लेस्ड है। अब ये कुंडली मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि मैं आपको वो लॉजिक समझाना चाहता हूं जो मुझे लगता है कि रियल एस्टेट मार्केट में क्यों क्रैश आ सकता है, रियल एस्टेट मार्केट के रेट क्यों बहुत बुरी तरीके से डाउन हो सकते हैं, वो लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, इसलिए मैंने कुंडली आपके सामने रखी है। कुंडली में अगर आप देखोगे तो वहां पर मैंने लिखा है 12th हाउस, और वहां पर येलो कलर से मार्किंग किया है, हाईलाइट किया है, जहां पर लिखा है 1। वो 1 जो है वो राशि है, और 12th हाउस लिखा है, मतलब वो 12वां घर है कुंडली का। अब कुंडली का 12वां घर क्या रिप्रेजेंट करता है, पहले ये समझ लीजिए। 12वां घर है फॉरेन कंट्री का, 12वां घर है फॉरेन से आते हुए पैसों का, 12वां घर है नुकसान का, व्यय का और खर्चों का। ये मेन चीजें हैं, बाकी हॉस्पिटल, योगा, ये सारी छोटी छोटी चीजें उसमें है। अभी हमारा जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जो है वो मैंने आपको बताया। अब एक के बाद में अगर आप देखोगे तो पीछे लिखा है 12 नंबर। 12 नंबर राशि का नंबर है। 12 नंबर मतलब मीन राशि। अभी एट प्रेजेंट शनि जो है वो गोचर कर रहे हैं मीन राशि से। अब मीन राशि में बैठा हुआ शनि यहां से बैठकर लगन के ऊपर, यानी इंडिया की कुंडली के लगन के ऊपर अपनी दृष्टि डाल रहा है। अभी जो कुछ भी थोड़े थोड़े प्रॉब्लम इंडिया में शुरू हुए हैं, दिख रहे हैं, वो शनि के मीन राशि में आने के बाद में ज्यादा तेज हुए हैं, और वहां से उसकी मेजोरिटीली शुरुआत ही है। अब मेरा ये कुंडली से आपको बताने का मेन इंपॉर्टेंट पर्पस ये है कि शनि जब मीन राशि को छोड़ के
12th हाउस में जाएंगे यानी कि मेष राशि में जाएंगे, तो वो 12th हाउस में एंटर करेंगे। 12th हाउस है फॉरेन का, फॉरेन से आते हुए पैसों का, व्यय का, नुकसानी का, खर्चे का। जब शनि अपने गोचर के थ्रू 12th हाउस को एक्टिवेट करेंगे तो नुकसान, खर्चा, व्यय, फॉरेन कंपनी से आता हुआ पैसा, फॉरेन कंट्री से आता हुआ पैसा, सारी चीजों से जुड़े हुए प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। क्योंकि शनि किस चीज के कारक है? दुख, दर्द, पीड़ा के कारक है। शनि किस चीज के कारक है? ब्लॉकेज के कारक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, खाली यही चीज से रियल एस्टेट क्रैश नहीं होगा। शनि की दृष्टि वहां पर 12th हाउस से अपने सेकेंड हाउस के ऊपर, कुंडली के सेकेंड हाउस के ऊपर शनि की दृष्टि जाएगी। सेकेंड हाउस किस चीज का होता है? सेकेंड हाउस होता है बैंकिंग का, फाइनेंस का एंड रिसोर्सेस का। जब शनि की दृष्टि सेकेंड हाउस के ऊपर जाएगी, इंडिया की कुंडली के सेकेंड हाउस के ऊपर जाएगी, यानी इंडिया की बैंकिंग सिस्टम, इंडिया का पैसा, इंडिया के रिसोर्सेस, और शनि का कारक तत्व है कम कर देना, शॉर्टेज कर देना, ब्लॉकेज कर देना। अब आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। शनि की दृष्टि जब सेकंड हाउस के ऊपर जाएगी तो वो फाइनेंशियल सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में फंड की शॉर्टेज क्रिएट करेगा, पैसे को ब्लॉक करेगा। और जब फंड ब्लॉक होंगे, पैसा ब्लॉक होगा, रियल एस्टेट की हालत, क्योंकि रियल एस्टेट सबसे ज्यादा डिपेंड होता है हाईली लिक्विड के ऊपर, तो जैसे ही ये बैंक वाले लोन देना बंद कर देंगे, लोन के इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे और कैपिटल, जो लिक्विड कैपिटल है उसकी शॉर्टेज क्रिएट होगी, रियल मार्केट क्रैश होना शुरू वहां से ही करेगा। और शनि जो है मेष राशि में नीच के होते हैं। शनि के मेष राशि में नीच के होने से क्या होगा, जैसे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, उससे जुड़े हुए जो कोई भी सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, ये सारी चीजों में डिस्टरबेंस क्रिएट होगा क्योंकि शनि डिस्टर्ब होंगे। तो जैसे ही शनि मेष राशि में जाएंगे, ये सारी चीजों में प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। और वो रातों रात नहीं होगा, उसका बैकग्राउंड कुछ 2-4 महीने पहले बनना शुरू हो जाएगा। जब मेष राशि में जाएंगे तो उसकी इंपैक्ट फील होना भी शुरू कर देगी और एक स्टेज ऐसा आएगा जब बहुत बड़े लेवल के ऊपर क्रैश होगा। इतना ही नहीं, शनि वहां पर बैठ के अपनी सेकेंड दृष्टि से इंडिया की कुंडली के सेकेंड हाउस को देखेंगे। सेकेंड हाउस होता है वो बैंकिंग का, फाइनेंस का एंड रिसोर्सेज का होता है। जब शनि सेकेंड हाउस के ऊपर देखेंगे तो कंट्री की बैंकिंग सिस्टम, कंट्री के रिसोर्सेज एंड कंट्री के फाइनेंस के ऊपर बहुत बुरी, बहुत खराब असर होगी। शनि कारक है श्रिंकेज के, शॉर्टेज के और ब्लॉकेज के। शनि की दृष्टि सेकेंड हाउस के ऊपर जाने से बैंकिंग सिस्टम में पैसों की शॉर्टेज क्रिएट होगी, फाइनेंस की शॉर्टेज क्रिएट होगी, लिक्विडिटी की शॉर्टेज क्रिएट होगी, और ये सारी चीजों की वजह से रियल एस्टेट बहुत बड़े खतरे के अंदर आ जाएगा। अब एग्जैक्टली समझते हैं कि क्या होगा जब शनि मेष राशि में जाएंगे और अपनी दृष्टि, तीसरी दृष्टि से सेकेंड हाउस को देखेंगे। मेनली ये 7 चीजें होने की संभावना है। संभावना क्या, ये 7 चीजें होने वाली है। सबसे पहला, जब शनि सेकेंड हाउस को देखेंगे और शनि मेष राशि में होंगे, नीच के होंगे, तब आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन, जिन जिन चीजों के भाव आर्टिफिशियली बढ़े हैं और जिन जिन चीजों के भाव ओवर वैल्यूएशन में है, और उसमें भी खास करके प्रॉपर्टी के या लैंड के, कॉर्पोरेट ऑफिस के, कॉर्पोरेट लैंड के, वो सारी चीजों के रेट कम करना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहला इफेक्ट आएगा उन लोगों के ऊपर जो मेगा प्रोजेक्ट है, कॉमर्शियल स्पेसिस है, उसके ऊपर बहुत बुरा असर आएगा। सेकंड नंबर पे, मेजर करेक्शन इन कॉमर्शियल रियल एस्टेट वैल्यूज, ऑफिस स्पेसिस एज कंपेयर टू रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के दाम भी गिरेंगे, कॉमर्शियल प्रोजेक्ट के दाम भी गिरेंगे। एक एग्जांपल से आपको बताता हूं, अगर रियल एस्टेट में रेसिडेंशियल सेक्टर के भाव 20% डाउन होते हैं तो कॉमर्शियल सेक्टर यानी ऑफिस, फैक्ट्री, उसके जो रेट है वो 30 से 40% के बीच में डाउन होने की प्रबल संभावना दिख रही है। ऐसा नहीं है कि रेसिडेंस के भाव डाउन नहीं होंगे, वो भी डाउन होंगे और कॉमर्शियल के भी डाउन होंगे, लेकिन एज कंपेयर टू रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल में ज्यादा उसकी इफेक्ट होगी, नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा होगी। तीसरे नंबर पे, प्रोजेक्ट बिल्ट एंटायरली ऑन स्पेक्युलेटिव फ्यूचर कैश फ्लो रादर देन करंट यील्ड विल फेस डिस्ट्रेस। जो बिल्डर, जो प्रमोटर इस तरीके से काम करते हैं कि चल भाई कोई बात नहीं, अभी पैसा ले ले, यहां से पैसा आएगा यहां दे दूंगा, यहां से आएगा यहां दे दूंगा, इस तरीके से जो भी बिल्डर या प्रमोटर टोपी घुमाने का काम करेंगे या ऐसे सोचते हुए काम कर रहे हैं कि पैसा आना है वो तो आ जाएगा, मिल जाएगा, क्लाइंट के पास से आ जाएगा, हो जाएगा, ऐसा एजम्पशन करके, ऐसा सोच के बिल्डर
कोई भी प्रोजेक्ट या डेवलपर कोई भी प्रोजेक्ट को लेंगे तो सारे बिल्डर और डेवलपर्स यहाँ पर फंसने वाले हैं। फ्यूचर में पैसा आ जाएगा ऐसा सोच के या अपनी कैपेसिटी से ज्यादा सोच के जो काम करेंगे उनका पैसा फंसेगा और वो डिस्ट्रेस यानी उनको बहुत बुरी तरीके से असर होगा और बहुत कम दामों में फोर्सफुली अपनी प्रॉपर्टी को उनको सेल करना पड़ेगा। मैसिव वार्निंग अगेंस्ट हाई इंटरेस्ट शॉर्ट टर्म डेट एंड गेट रिच क्विक फ्लिपिंग स्कीम। कुछ लोग होते हैं जो टर्नओवर पे बिजनेस करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर बिजनेस करते हैं। अब जो डेवलपर या जो रियल एस्टेट सेक्टर में डील करने वाले बिल्डर्स है वो सिर्फ नॉमिनल मार्जिन के ऊपर अगर काम कर रहे होंगे तो उनके मार्जिन को बहुत बुरी तरीके से असर होने वाली है। और साथ साथ में क्या होगा, गवर्नमेंट नॉट ओनली इन इंडिया बट पूरे वर्ल्ड के अंदर लैंड से जुड़े हुए नए नए रूल्स आएंगे, नए रेगुलेशन आएंगे, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए जो भी टैक्स है, जो भी रूल है उसके अंदर भी बहुत बड़े बदलाव आएंगे। मोनोपोली सेक्टर को प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई कुछ चीजों में जो मोनोपोली है उसको खत्म किया जाएगा और ये सारी चीजों की वजह से रियल एस्टेट मार्केट में क्रैश आएगा। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए जो कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, लॉज है, वो फिर से लिखे जाएंगे, मतलब उसमें बहुत बड़ा बदलाव आएगा जिसकी वजह से रियल एस्टेट सेक्टर क्रैश हो सकता है। अब इतना सुनने के बाद में आपके मन में सवाल आएगा कि ये कब होने वाला है, तो चलिए उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन उसके पहले मेरे आने वाले वीडियो के टॉपिक्स में आपको बता देता हूं। निफ्टी में लोअर सर्किट कब लगेगी, निफ्टी में महामंदी कब तक चलेगी, 2027, 28 या 29, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर मैं आने वाले समय में आपके सामने आऊंगा। क्रैश कब आएगा रियल एस्टेट का, लेकिन उसके पहले क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं वो भी समझ लेना जरूरी है। प्रिकॉशन फॉर कॉमन मैन, कॉमन मैन को क्या ध्यान में रखना है, कोई भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदनी नहीं है। नंबर 1, ऐसे 5 प्रिकॉशन आप ले सकते हो। उसमें से सबसे पहला मैंने आपको बताया, कोई भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदनी नहीं है। किसी भी रियल एस्टेट डेवलपर को पैसे उधार देने नहीं है। किसी भी फ्रेंड या रिलेटिव को प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसा नहीं देना है। कीप द लिक्विड कैश ऑन हैंड, अगर आपके पास लिक्विडिटी है, पैसा है, तो उसको हाथ में रखिए, यानी कि संभाल के रखिए। आने वाले समय में बाय द प्रॉपर्टी व्हेन रियल एस्टेट क्रैश, आने वाले समय में जब रियल एस्टेट मार्केट डाउन होगा, प्रॉपर्टी के रेट बहुत बुरी तरीके से कम होंगे, उस समय पे आपके हाथ में पैसा होगा तो आप अच्छी प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, रीजनेबल रेट के ऊपर खरीद सकते हो। और फिर वो प्रॉपर्टी खरीदी हुई जो है आपने क्रैश के समय पे, वो आने वाले समय में यानी फ्यूचर में आपको बहुत अच्छा गेन देकर जाएगी। तो ये 5 चीजों का प्रिकॉशन एक कॉमन मैन रख सकता है। क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए रियल एस्टेट डेवलपर या बिल्डर को? सबसे पहला जो है, उनको ये ध्यान रखना है कि जितना हो सके उतना सेल्फ फाइनेंसिंग से बिजनेस करना है। एक प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद ही दूसरा प्रोजेक्ट शुरू करें। बहुत बिल्डर या डेवलपर प्रमोटर की ये आदत होती है, एक साथ में 3, 4, 5, 7 प्रोजेक्ट शुरू करके बैठ जाते हैं, उतना फंडिंग फाइनेंस नहीं होता है, फिर भी मैनिपुलेशन करके इधर उधर से पैसे जुड़ा के हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर लेकर मल्टीपल प्रोजेक्ट एक साथ में वो शुरू कर देते हैं। अभी भी संभलने का समय है, संभल जाइए, जितना हो सके उतना जल्दी एक एक प्रोजेक्ट को पूरा कर दीजिए और एक साथ में मल्टीपल प्रोजेक्ट शुरू ना करें। एक प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद ही दूसरा प्रोजेक्ट शुरू करें। आउटस्टैंडिंग लोन जितना हो सके उतना जल्दी रीपेमेंट कर दे। ज्यादा इंटरेस्ट रेट वाले लोन से कम इंटरेस्ट रेट वाले लोन में स्विच कर दे। किसी दूसरे डेवलपर के साथ में पार्टनरशिप ना करे और कोई भी नए प्रोजेक्ट शुरू न करे। जो शुरू किए हुए हैं उसको जल्द से जल्द पूरा कर दे, क्योंकि आने वाला समय बहुत खराब समय होने वाला है और उसमें जिन्होंने भी ये जो भी पॉइंट मैंने बताए उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ की होगी तो बुरी तरीके से फंसने वाले हैं। चलिए बात करते हैं समय की। उसके पहले अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो ये वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, आपके सर्कल में लोगों के साथ में शेयर जरूर कीजिए, ताकि आने वाले समय में रियल एस्टेट में जो भी क्रैश होने वाला है उससे वो बच सके, उल्टा वो क्रैश का वो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सके। मेरे वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मुझे भी पता चले आने वाले समय में मुझे कौन से टॉपिक पे आपके साथ में वीडियो लेकर आना है, या मेरे वीडियो के बारे में आपको जो अच्छा लगता है, बुरा लगता है, वो भी आप मुझे बता सकते हो। मेरे सोशल मीडिया के जितने भी अकाउंट्स हैं उसकी लिंक मैंने ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, चाहो तो मुझे वहां से सब्सक्राइब या फॉलो कर सकते हैं। आने वाले 2 और वीडियोस है जिसके बारे में मैं आपको बताने चाहूंगा। गोल्ड सिल्वर की चाल, मालामाल या बुरा हाल, एक वीडियो ये टॉपिक के ऊपर रहेगा और दूसरा जो रहेगा
तो क्या शेयर मार्केट हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, पार्ट 2। इसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ऐसा भी हो सकता है कि स्टॉक मार्केट हमेशा के लिए बंद हो जाए, क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है, कब हो सकता है, वो सारी चीजें मैंने पार्ट 1 के अंदर एक्सप्लेन की है। अब इसका पार्ट 2 लेकर मैं आने वाला हूं, बहुत जल्द आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तो ये दोनों वीडियो को भी बिल्कुल मिस मत कीजिए। पार्ट 1 नहीं देखा है तो देख लीजिए। रियल एस्टेट सेक्टर में क्रैश कैसे हो सकता है, क्यों आ सकता है, उसका लॉजिक तो हमने समझ लिया। वो टाइम पे क्या हो सकता है, क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए, वो भी हमने समझ लिया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है समय की, कब होने वाला है। तो वो स्क्रीन के ऊपर आपके सामने मैंने रखा है। 1 नवंबर 2026 से लेकर 25 जनवरी 2027 जुपिटर विल ट्रांजिट थ्रू केतु नक्षत्र इन लियो साइन। जुपिटर जब केतु के नक्षत्र से गोचर करेंगे, स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आने वाली है और उसी समय पे बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत बड़े प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। बैंकिंग सेक्टर के कोई ना कोई स्कैंडल बाहर आएंगे और जैसे ही बैंकिंग सेक्टर डिस्टर्ब होगा, उसकी सीधी सीधी असर जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर पड़ेगी, क्योंकि बैंकिंग इफेक्ट होगी, उसकी वजह से लोन के ऊपर इफेक्ट होगी। लोन देने में बैंक सोचेगी, लोन नहीं देगी, आसानी से नहीं देगी और उससे जुड़े हुए जो कुछ भी प्रॉब्लम है शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से रियल एस्टेट में बहुत बड़ा क्रैश वहां से शुरू होगा, जो आपको इंडिकेशन मिलना शुरू हो जाएगा। 7 दिसंबर 2026 से राहु विल ट्रांजिट इन मकर राशि। पहला इंडिकेशन मिलेगा 1 नवंबर 2026 से। राहु जब मकर राशि में गोचर करेंगे 7 दिसंबर 2026, तो वहां से और थोड़ा ये सिचुएशन खराब होता हुआ नजर आएगा। 3 जून 2027 सैटर्न विल ट्रांजिट इन एरिस, सैटर्न गेट्स डेबिलिटेटेड। 3 जून 2027 को, जो मैंने अभी इंडिया की कुंडली में आपको एक्सप्लेन किया था, शनि गोचर करेंगे मेष राशि में। मेष राशि शनि की नीच की राशि होती है और 3 जून 2027 से जैसे ही शनि मेष राशि में जाएंगे, रियल एस्टेट सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉन्ग टर्म कैपिटल, लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट, कंस्ट्रक्शन, और वहां से शनि की दृष्टि सेकंड हाउस पे जाएगी तो बैंकिंग एंड फाइनेंस। जुपिटर ऑलरेडी डिस्टर्ब, ऊपर से शनि की दृष्टि, तो आप सोच लीजिए क्या हालत वो समय पे बैंकिंग सेक्टर की होगी, लिक्विडिटी, कैश और पैसे की पूरे कंट्री के अंदर क्या हालत होगी। तो मोस्ट डेंजरस जो टाइम पीरियड शुरू होगा रियल एस्टेट क्रैश का, वो शुरू होगा 3 जून 2027 से। लेकिन ये यहाँ पर रुकने वाला नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड में और आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। 25 अगस्त 2027 से लेकर 8 अक्टूबर 2027 तक सैटर्न विल बी ट्रांजिटिंग इन केतु नक्षत्र। तो सैटर्न जो है वो कारक है रियल एस्टेट का, कंस्ट्रक्शन का। केतु जो है वो कारक है डिटैचमेंट का, शॉर्टेज का। रियल एस्टेट का जो कारक है वो डिटैचमेंट में आ जाएगा, शॉर्टेज में आ जाएगा, जिसकी वजह से रियल एस्टेट सेक्टर क्रैश हो सकता है। 25 अगस्त 2027 से लेकर 8 अक्टूबर 2027 सैटर्न एंड मार्स विल बी एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ईच अदर। वीडियो के शुरू में जो मैंने बताया, शनि और मंगल एक दूसरे के सामने होंगे। शनि मंगल को डिस्टर्ब करेंगे, मंगल शनि को डिस्टर्ब करेंगे और वो पीरियड होगा 25 अगस्त 2027 से लेकर 8 अक्टूबर 2027 का। अब बात करते हैं मोस्ट डेंजरस पीरियड की, जहां पर रियल एस्टेट बुरी तरीके से फंसेगा। डेवलपर, प्रमोटर, बहुत लोगों का यहां पर बहुत बड़े लेवल पे नुकसान होगा अगर जो प्रिकॉशन मैंने बताया है वो नहीं लिए तो। वर्स्ट टाइम पीरियड फॉर रियल एस्टेट 21 अक्टूबर 2027 से 23 फरवरी 2028 सैटर्न विल कम बैक इन पाइसिस साइन। ये जो पीरियड होगा वहां पर थोड़ा सा रिलीफ मिलता हुआ दिखेगा रियल एस्टेट सेक्टर में, लेकिन याद रखिएगा वो टेम्पररी रिलीफ होगा और वो लोगों को फंसाने का या एक इल्यूजन होगा। लोग उसमें फंसेंगे, लोगों को लगेगा अब सब कुछ ठीक हो गया है, अब सारी मंदी निकल गई, अब तेजी ही तेजी है रियल एस्टेट में, ऐसा वहां पर फील होगा। वो एक बहुत बड़ा ट्रैप होगा, क्योंकि 24 फरवरी 2028 से लेकर 20 अप्रैल 2030 तक लगभग 2 साल और 2 महीने का ये जो समय है, सैटर्न विल अगेन ट्रांजिट इन एरिस साइन, यानी अगेन मेष राशि में शनि का गोचर होगा। और इस समय पे यानी अब इस बार 2 साल और 2 महीने तक शनि मेष राशि में रहेंगे। वहां से अपनी तीसरी दृष्टि से कंट्री के बैंकिंग, फाइनेंस एंड रिसोर्सेज को देखेंगे। यकीन मानिएगा, मैं लिख के दे सकता हूं, ये जो पीरियड है बहुत बुरा, बहुत खराब पीरियड होगा रियल एस्टेट सेक्टर में डील करने वालों से, चाहे फिर वो बिल्डर हो, प्रमोटर हो,
डेवलपर हो या फिर वो इन्वेस्टर हो। ऐसे 2 साल दिखने में दूर लगते हैं, लेकिन एक्चुअली 2 साल का समय अब दूर नहीं है, 2028 अब बहुत दूर नहीं है। तो बिल्डर, प्रमोटर, डेवलपर, इन्वेस्टर, ये सारों को आज से ही केयरफुल रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो सावधान रहेगा वो ही सुखी रहेगा। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।